हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत शॉर्ट स्टोरीज़ के सेक्शन में थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट चाइल्ड, तो इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन आज हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप जाके विज़िट करें और उसको वॉच कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो आप वहाँ जाके विज़िट करें और फर्स्ट पार्ट को वॉच कर लें। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए सेकंड पार्ट का आरंभ करते हैं। तो सेकंड पार्ट यहाँ से आरंभ होता है कि इट वाज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं, कि प्लीज़ चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस, जो यूपी बोर्ड क्लास 12 के और क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनके लिए हेल्पफुल रहेगा और सभी प्रकार के इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इट वाज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे मीनिंग देखना इम्पॉर्टेंट है। पावरिंग जो है उसका सेंस होता है शक्तिशाली से, लेकिन यहाँ पे विशाल से लिया जाएगा। तो इट वाज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड अर्थात जो खेत था वो काफ़ी विशाल था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। तो पेल का मतलब होता है पीला, आप देख रहे होंगे, और मेल्टिंग गोल्ड का मतलब पिघला हुआ सोना। स्वेप्ट एक्रॉस का मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला। माइल्स एंड माइल्स माने मीलों, और इवन का मतलब प्राय या भी, यहाँ पे जो सेंस होगा वो भी होगा, और लैंड का मतलब भूमि। तो इट वाज ए पावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये एक विशाल सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट एक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, अर्थात इतना पीला था कि जैसे पिघला हुआ सोना मीलों मील तक भूमि पर फैल गया हो। ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट। तो येलो लिक्विड लाइट का मतलब होता है पीले प्रकाश, और रिवर का मतलब नदी। तो ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट अर्थात मानो ये पीले प्रकाश की एक नदी हो। एबिंग एंड फॉलिंग, मीनिंग आप देखते रहें। एबिंग का मतलब होता है उठते हुए, और फॉलिंग का मतलब होता है गिरते हुए। तो एबिंग एंड फॉलिंग मीन्स उठते थे और गिरते थे, प्रत्येक फ्रेश अनियंत्रित हवा के झोंके से। तो एडी का मतलब होता है कि जो तेज़ हवा होती है यानी बाउंडर, और विंड का मतलब होता है अनियंत्रित, और विंड का मतलब होता है हवा। तो प्रत्येक अनियंत्रित हवा के तेज़ झोंके से वो उठते थे और गिरते थे। एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेस इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स। तो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स का मतलब होता है कि सहायक धाराएं, और स्ट्रेइंग का मतलब होता है इधर उधर भटकना। तो एंड स्ट्रेइंग इन प्लेसेस इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स अर्थात और सहायक धाराओं में इधर उधर भटक रहे थे। Yet running in constant sunny sweep towards the distance mirage of an ocean of silver light। तो मिराज का मतलब यहाँ पे सेंस कुछ नहीं लेंगे। येट का मतलब फिर भी, रनिंग का मतलब दौड़ रहे थे, कांस्टेंट का मतलब होता है निरंतर या लगातार, सनी का मतलब धूप, स्वीप टुवर्ड्स मतलब की तरफ, द डिस्टेंस का मतलब दूर, मिराज ऑफ एन ओशन ऑफ सिल्वर लाइट। ओशन ऑफ सिल्वर लाइट का मतलब जो चांदनी के समान जो प्रकाश होता है उसका एक महासागर। तो इस लाइन का सेंस ये हुआ कि येट रनिंग इन ए कांस्टेंट सनी स्वीप टुवर्ड्स द डिस्टेंस मिराज ऑफ एन ओशन ऑफ सिल्वर लाइट अर्थात फिर भी लगातार रूप से धूप चांदी के प्रकाश के महासागर की ओर दूर दौड़ रही थी। वेयर इट एंडेड ऑन वन साइड स्टूड ए क्लस्टर ऑफ लो एंड मड वॉल्ड हाउसेस। तो वेयर इट एंडेड, तो वेयर इट एंडेड का मतलब जहाँ ये समाप्त होता था। वन साइड स्टूड ए क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है फ्रेंड्स झुंड, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड या समूह। तो जहाँ ये समाप्त हो रहा था वहाँ पे एक समूह स्थित था। स्टूड का मतलब स्थित था। लो मड वॉल्ड हाउसेस, लो मड वॉल्ड हाउसेस का मतलब होता है कि छोटे छोटे मिट्टी की दीवारों के मकानों का एक समूह था। तो इस लाइन में जो राइटर है वो ये बताना चाह रहा है कि जहाँ पर ये समाप्त हुआ था उसके एक किनारे पर मिट्टी से बनी हुई छोटी छोटी दीवारों के मकानों का एक समूह था। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय ए डेंस क्राउड, डेंस क्राउड का मतलब होता है विशाल भीड़ या घनी भीड़, ऑफ येलो रोड मेन एंड वेमेन। येलो रोड का मतलब होता है पीले वस्त्र धारण किए हुए। तो इसको फिर से देखते हैं। थ्रोन इनटू रिलीफ बाय ए डेंस क्राउड ऑफ येलो रोब्ड मेन एंड वीमेन अर्थात जहाँ पीले वस्त्रों को धारण किए हुए पुरुषों तथा महिलाओं की एक विशाल भीड़ थी। फ्रॉम विच का मतलब होता है जिससे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रॉम विच,
तो फ्रॉम विच का मतलब हुआ जिससे, एरोज उठती थी, ए हाई पिच सीक्वेंस, हाई पिच सीक्वेंस का मतलब होता है कि तेज़ आवाज़ का अनुक्रम, और उसके बाद जो आवाज़ थी, जो अनुक्रम था आवाज़ों का, तो वो किस प्रकार से था, विजलिंग अर्थात सीटी बजाने का, क्रेकिंग चरचराहट का, स्क्वीजिंग चोंचू की आवाज़, और हमिंग नॉइजेस, हमिंग का मतलब होता है मधुमक्खी, और नॉइजेस का मतलब आवाज़, यानी हमिंग नॉइजेस मधुमक्खी के भनभनाने की आवाज़, और स्वीपिंग अक्रॉस यानी एक ओर से या एक किनारे से दूसरे किनारे तक, द ग्रोव्स यानी विशाल वृक्षों के झुंड से, टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई, टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई का मतलब होता है नीले कंठ वाले आकाश की ओर। तो आइए इसको देखते हैं। फ्रॉम विच एरोज ए हाई पिच सीक्वेंस ऑफ विजलिंग, क्रीकिंग, स्क्वीजिंग, रोरिंग, हमिंग नॉइजेस स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रोव्स टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई, अर्थात जिससे एक तेज आवाज़ का अनुक्रम, जैसे सीटी बजने की आवाज़, चचराहट की आवाज़, चोंचू की आवाज़, दहाड़ने की आवाज़ और मधुमक्खी के भनभनाने की आवाज़ें उठती थीं वृक्षों के झुरमुट को पार करते हुए। अब आप यहाँ पे देखें कि स्वीपिंग अक्रॉस, ये देख रहे होंगे, स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रोव्स अर्थात वृक्षों के झुंडों को पार करते हुए, टू द ब्लू थ्रोटेड स्काई नीले कंठ वाले आकाश की ओर एरोज उठती थीं। द वाइड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर, वाइड का मतलब भी विचित्र होता है और स्ट्रेंज का मतलब भी विचित्र होता है। तो द वाइड स्ट्रेंज साउंड ऑफ शिवाज मैड लाफ्टर, अर्थात जो कि मानो भगवान शिवा के पागलों के समान विचित्र हंसी की तरह था। तो इस प्रकार से ये स्टैंजा फिनिश होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, सैचर्ड विद द श्रिल जॉय एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी। तो इसकी मीनिंग पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, सैचर्ड, सैचर्ड का मतलब भरा हुआ था, सैचर्ड का मतलब होता है भरा हुआ, विद द श्रिल जॉय, श्रिल जॉय का मतलब होता है अत्यधिक आनंद, और वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, वास्ट ग्लोरी का मतलब होता है कि बहुत ही विशाल या बड़ा, जो कोई बड़ी प्रसन्नता मिलती है, तो वहाँ पे बोलते हैं वास्ट ग्लोरी। तो द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, बच्चे ने अपने माँ और पिता को देखा, सैचर्ड भर गया, विद द श्रिल जॉय यानी अत्यधिक आनंद से भर गया, एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी और आश्चर्यचकित रह गया इस विशाल सुंदरता से, एंड फीलिंग और महसूस किया, दैट दे यानी उसके माता पिता के लिए यहाँ पे दे आया है, दैट दे यानी वे भी, टू का मतलब भी हुआ, दैट दे टू वे भी, वोर का मतलब ओढ़े होंगे या पहन लिए होंगे, द एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है कि गवाह या सबूत, ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस अपने चेहरे पर इस शुद्ध प्रसन्नता को, अर्थात यहाँ पे जो पोइट बताना चाह रहा है, जो राइटर है वो बताना चाह रहे हैं कि द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, सैचर्ड विद द श्रिल जॉय एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, अर्थात वो बच्चा इस विशाल सुंदरता और अत्यधिक आनंद से भरा हुआ अपने माता पिता को देखा, एंड फीलिंग दैट दे टू वोर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस, अर्थात महसूस कर रहा था, वो बालक महसूस कर रहा था कि वे भी अपने चेहरे पर शुद्ध प्रसन्नता को धारण किए हुए होंगे। ही लेफ्ट द फुटपाथ एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड। तो यहाँ पे जो प्लंग्ड होता है इसका मतलब हुआ प्रवेश करना, ठीक है, अंदर जाना, उसको बोलते हैं प्लंग्ड। और फील्ड का मतलब आपको मालूम है कि ही लेफ्ट एंड फीलिंग दैट दे टू वोर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस, अर्थात महसूस कर रहा था कि वे सभी या वे भी अपने चेहरे पर इस शुद्ध प्रसन्नता को धारण किए हुए होंगे। ही लेफ्ट द फुटपाथ एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग, यानी प्लंग का मतलब होता है प्रवेश करना और हेडलॉन्ग का मतलब होता है बड़ी तेज़ी के साथ, तो वो उस फुटपाथ को छोड़ दिया और बड़ी तेज़ी से उस खेत में प्रवेश किया, यानी प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड का मतलब तेज़ी के साथ खेत में प्रवेश किया। इसको फिर से देख लेते हैं। ही लेफ्ट द फुटपाथ एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, यहाँ पे आप मीनिंग देख लेंगे। सैचर्ड का मतलब हमने बताया अभी आपको, भरा हुआ। विद द श्रिल जॉय का मतलब अत्यधिक आनंद। वंडर का मतलब होता है आश्चर्य। और उसके बाद दे टू वोर का मतलब होता है पहन लिया या ओढ़ लिया, ठीक है, वियर का ये फॉर्म है। एविडेंस का मतलब होता है गवाह। और प्योर डिलाइट का मतलब शुद्ध प्रसन्नता को। देयर फेसेस का मतलब अपने चेहरे पर। तो इसका जो सेंस है यहाँ पे जो पोइट है वो ये बताना चाह रहा है
कि ही लेफ्ट द फुटपाथ एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड, अर्थात वो उस फुटपाथ को छोड़ दिया जहाँ पे वो था और बड़ी तेज़ी से उन खेत में प्रवेश किया। prancing like a young colt, his small feet teeming with the fitful gust of wind that came rich with the fragrance of more distant fields। तो यहाँ पे जो राइटर है वो ये बताना चाह रहा है कि prancing like, prancing का मतलब पहले मीनिंग आप समझ लें फ्रेंड्स कि prancing wore the evidence of this pure delight in their faces, he left the footpath and plunged headlong into the field। उसने उस फुटपाथ को छोड़ दिया और खेत में बड़ी तेज़ी के साथ प्रवेश किया। प्रेंसिंग, प्रेंसिंग का मतलब होता है फुदकते हुए। लाइक ए यंग कोल्ड का मतलब एक छोटे घोड़े के बच्चे की तरह। कोल्ड का मतलब होता है घोड़े का बच्चा। हिज स्मॉल फीट टीमिंग, टीमिंग का मतलब होता है ताल मिलाना या कदम से कदम चलना। और फिटफुल गस्ट, फिटफुल गस्ट का मतलब होता है कि अनियंत्रित हवा का झोंका। तो यहाँ पे जो राइटर है वो ये बताना चाह रहा है कि एक छोटे घोड़े के बच्चे की तरह फुदकते हुए उसके छोटे और अनियंत्रित हवा के झोंके से ताल मिला रहे थे, यानी उसके छोटे छोटे पैर अनियंत्रित हवा के झोंके से ताल मिला रहे थे जो कि दूर के खेतों के सुगंध के साथ आता था। हिज स्मॉल फीट टीमिंग विद द फिटफुल गस्ट ऑफ विंड दैट केम रिच विद द फ्रेग्रेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स। मोर डिस्टेंट फील्ड का मतलब दूर के खेतों से आता था। फ्रेग्रेंस मतलब यहाँ पे जो है वो सुगंधित हुआ, यानी सुगंध एक तरह से आप बोलें। तो इसको फिर से देख लेते हैं। प्रेंसिंग लाइक ए यंग कोल्ट, फुदकते हुए एक छोटे घोड़े के बच्चे की तरह। हिज स्मॉल फीट टीमिंग विद द फिटफुल गस्ट, उसके छोटे छोटे कदम ताल मिला रहे थे अनियंत्रित हवा के झोंके से। ऑफ विंड दैट केम, जो आती थी, रिच विद द फ्रेग्रेंस, यानी सुगंध से भरी हुई, ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स, दूर के कहीं खेत से। तो फिर से इसको देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स ताकि और क्लियर हो जाए। प्रेंसिंग लाइक ए यंग कोल्ट, हिज स्मॉल फीट टीमिंग विद द फिटफुल गस्ट ऑफ विंड दैट केम रिच विद द फ्रेग्रेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स। एक छोटे घोड़े के बच्चे की तरह फुदकते हुए उसके छोटे पैर अनियंत्रित हवा के झोंके से ताल मिला रहे थे जो कि दूर के खेतों के सुगंध के साथ आता था। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स इसका। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फाइल्स, तो ड्रैगन फाइल्स का मतलब होता है टिड्डियाँ, ड्रैगन फ्लाइज, सॉरी। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का मतलब होता है टिड्डियों का एक दल। वेयर बस्टलिंग, बस्टलिंग का मतलब होता है हलचल करना। ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, अपने भड़कीले बैगनी कलर के पंखों के साथ। इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग का मतलब होता है बाधित करना। द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई, फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, लोन ब्लैक बटरफ्लाई यानी अकेली काली तितली का। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि एक ग्रुप ऑफ फ्रैगन फ्लाइज बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स इन इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई, अर्थात टिड्डियों का एक दल अपने भड़कीले बैगनी पंखों से इधर उधर हलचल कर रहे थे एक अकेली काली तितली की उड़ान को बाधित करते हुए। यहाँ पे जो सेंस है इंटरसेप्टिंग यानी बाधित करते हुए, द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई यानी एक अकेली काली तितली की उड़ान को बाधित करते हुए टिड्डियों का एक दल अपने भड़कीले बैगनी पंखों से इधर उधर हलचल कर रहे थे। आगे देखते हैं। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, तो जो तितली की उड़ान को बाधित कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पोएट बोल रहा है कि इन सर्च ऑफ स्वीटनेस यानी मधुरता की तलाश में, फ्रॉम द फ्लावर्स, जो अकेली काली तितली थी तो उसकी उड़ान को बाधित कर रहे थे जो टिड्डे, तो वो मधुरता की तलाश में थी जो फूलों से उसको चाहिए था। तो इस लाइन में राइटर यही बताना चाह रहा है। आइए इसको फिर से एक बार देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फाइल्स वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, अर्थात टिड्डियों का एक दल अपने भड़कीले बैगनी पंखों से इधर उधर हलचल कर रहे थे एक काली तितली की उड़ान को बाधित करते हुए जो कि फूलों से मधुरता की तलाश में थी। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स का मतलब जो कि फूलों से मधुरता की तलाश में थी। आगे देखते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग एंड रेस्ट। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम यानी बच्चे ने उसका पीछा किया, इन द एयर यानी हवा में, विद द गेज का मतलब टकटकी लगा कर देखते हुए, टिल यानी जब तक,
वन ऑफ देम, उनमें से एक, वुड फोल्ड इट्स विंग, अपने पंखों को मोड़ न ले, एंड रेस्ट, और आराम न करने लगे। तो इस पंक्ति में जो राइटर है वो ये बताना चाह रहा है कि वो बालक अपनी दृष्टि में यानी अपनी निगाह में हवा में उनका पीछा करेगा जब तक उनमें से एक अपने पंखों को मोड़ न लेगी और आराम न करने लगेगी। आगे देखते हैं, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो इसे पकड़ने का प्रयास करेगा, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इट इन हिज हैंड्स। तो मीनिंग देख लेते हैं, बट इट वुड, बट का मतलब लेकिन, इट वुड गो ये जाएगी, फ्लटरिंग फ्लैपिंग का मतलब होता है पंखों को फड़फड़ाते हुए, अप इनटू द एयर हवा में ऊपर, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इट जब ये लगभग अपने हाथों में पकड़ने वाला था। इन हिज हैंड्स का मतलब अपने हाथों में। तो इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि लेकिन ये फड़फड़ाते हुए हवा में ऊपर चली जाएगी जब वो उसे लगभग अपने हाथों में पकड़ने वाला था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इट इन हिज हैंड्स, अर्थात लेकिन ये फड़फड़ाते हुए हवा में ऊपर चली जाएगी जब वो उसे लगभग अपने हाथों में पकड़ने वाला था। आगे देखते हैं, वन बोल ब्लैक बी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वन बोल्ड ब्लैक, ये इन हिज हैंड्स के आगे वन बोल्ड ब्लैक बी हैविंग एवेडेड, एवेडेड का मतलब होता है फ्रेंड्स बच निकलना, और वन बोल्ड ब्लैक बी का मतलब एक साहसी काली मधुमक्खी, हैविंग एवेडेड का मतलब बच निकली, कैप्चर का मतलब पकड़ से, साट टू टेम्प्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं साट टू टेम्प्ट, साट टू टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित करने का प्रयास करना, और वीमिंग का मतलब होता है शिकायत करना, राउंड हिज ईयर्स का मतलब कानों के चारों या कान के चारों ओर। तो वन बोल्ड ब्लैक बी हैविंग एवेडेड, एक जो काली मधुमक्खी थी वो बच निकलते हुए, कैप्चर मतलब पकड़ से बच निकलते हुए, साट टू टेम्प्ट हिम बाय वीमिंग राउंड हिज ईयर एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स। तो इसको इस तरह से बोलेंगे कि एक काली मधुमक्खी पकड़ से बच निकलते हुए उसके कानों के चारों ओर आवाज़ करते हुए, वीमिंग का मतलब होता है आवाज़ करते हुए, शिकायत करने का प्रयास की और लगभग उसके होंठों पर बैठ जाने वाली थी। यानी नियरली सेटल ऑन हिज लिप्स का मतलब लगभग उसके होंठों पर बैठ जाने वाली थी। व्हेन हिज मदर गेव ए काशनरी कॉल, तो व्हेन हिज मदर गेव, तभी उसकी माँ ने, एक काशनरी कॉल का मतलब होता है मतलब एक जिसको बोलते हैं कि चेतावनी भरे अंदाज में, तभी उसकी माँ ने एक सचेत करने वाली आवाज़ लगाई। व्हेन हिज मदर गेव ए काशनरी कॉल का सेंस ये हुआ कि तभी उसकी माँ ने एक सचेत करने वाली आवाज़ दी। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, तो कम चाइल्ड कम का मतलब आओ बालक आओ, कम ऑन टू द फुटबॉल यानी फुटपाथ अर्थात फुटपाथ पर। तो इसको एक बार और देख लेते हैं, व्हेन हिज मदर गेव ए काशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने एक सचेत करने वाली आवाज़, काशनरी कॉल का मतलब होता है सचेत करने वाली आवाज़ दी। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, अर्थात आओ बालक आओ, फुटपाथ पर आओ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं फ्रेंड्स इसकी। टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, गेली का मतलब होता है प्रसन्नता या प्रसन्नता के साथ। वॉक्ड एब्रीस्ट, फॉर ए वाइल का मतलब यहाँ पे हुआ, फॉर ए वाइल का मतलब थोड़े समय के लिए, ठीक है, फॉर ए वाइल का मतलब थोड़े समय के लिए। बीइंग हाउएवर फिर भी, सून जल्दी ही, लेफ्ट बिहाइंड का मतलब पीछे छूटना। अट्रैक्टेड का मतलब आकर्षित होते हुए, बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वार्म्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से, एलॉन्ग द फुटपाथ फुटपाथ के किनारे, दैट वेयर टीमिंग आउट। तो टीमिंग आउट का मतलब होता है बाहर आए हुए थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस अपने छुपे हुए स्थानों से, टू एंजॉय द सनशाइन सूर्य का आनंद लेने के लिए। तो ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड एब्रीस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स along the footpath that were
टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, अर्थात वो अपने माता पिता की ओर प्रसन्नतापूर्वक दौड़ा। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली का मतलब हुआ वो अपने माता पिता की ओर प्रसन्नतापूर्वक दौड़ा और थोड़े समय के लिए कदम से कदम मिलाकर चला। एब्रीस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ। तो जो इसका ये पैराग्राफ लंबा है, इसको हाफ हाफ करके पढ़ते हैं। जैसे कि ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गीली एंड वॉक्ड एब्रीस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, अर्थात वो अपने माता पिता की ओर प्रसन्नतापूर्वक दौड़ा और थोड़े समय के लिए कदम से कदम मिलाकर चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अर्थात फिर भी जल्दी ही पीछे छूट गया। बीइंग हाउएवर सून, सून का मतलब जल्दी ही, लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग फुटपाथ, अर्थात छोटे मोटे कीड़ों से आकर्षित होते हुए फुटपाथ के किनारे। तो यानी जल्दी ही वो पीछे छूट गया छोटे मोटे कीड़ों से आकर्षित होते हुए। आगे देखते हैं। दैट वेयर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। तो दैट वेयर टीमिंग आउट का मतलब जो अपने टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, टीमिंग आउट का मतलब बाहर आए हुए थे, तो जो अपने छुपे हुए स्थानों से बाहर आए थे टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए। इसको एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वो अपने माता पिता की ओर तेजी से दौड़ा, प्रसन्नता के साथ दौड़ा। एंड वॉक्ड एब्रीस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और थोड़े समय के लिए उनके साथ चला। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, जल्दी ही पीछे छूटते हुए। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, छोटे मोटे कीड़ों के द्वारा आकर्षित होते हुए। द फुटपाथ अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के किनारे। दैट वी आर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन, दैट वी आर टीमिंग आउट जो बाहर आए हुए थे फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपे हुए स्थानों से। टू एंजॉय द सनशाइन, सूर्य का आनंद लेने के लिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कम चाइल्ड कम, अब यहाँ पे जो उसके पेरेंट्स हैं वो बुला रहे हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, तो ग्रोव का मतलब होता है पेड़ों का झुंड। तो उनके माता पिता ने या उस बच्चे के माता पिता ने आवाज़ लगाई कि आओ बालक आओ। आवाज़ कहाँ से लगाई? शेड ऑफ ए ग्रोव, अर्थात वृक्षों के झुंडों की छाँव से, या वृक्ष या पेड़ों के समूह की छाँव से। शेड का मतलब होता है छाँव से। उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई कि कम चाइल्ड कम। इसको फिर से देखते हैं। कम चाइल्ड कम, अर्थात आओ बालक आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव, ग्रोव का मतलब होता है, ग्रोव का मतलब होता है वृक्षों का समूह। तो वृक्षों के समूह की छाया से, शेड का मतलब छाया से, उनके माता पिता ने आवाज़ लगाई कि आओ बालक आओ। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ वे बैठे हुए थे। देमसेल्फ यानी अपने आप। ऑन द एज ऑफ ए वेल, एज का मतलब होता है किनारा, वेल का मतलब कुआं, जहाँ वे एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। ही रैन टुवार्ड्स देम, वो उनकी ओर दौड़ गया। तो इसको एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड्स। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए नैरो वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल। ही रैन टुवार्ड्स देम, तो उनके माता पिता ने वृक्षों के समूह की छाया से एक आवाज़ लगाई कि आओ बच्चे आओ, जहाँ पर वे एक कुएं के किनारे बैठे हुए थे, और वो बालक उनकी तरफ चला गया। टुवार्ड्स देम का मतलब उनकी तरफ चला गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर, ये स्टोरी जो है द लास्ट चाइल्ड, काफ़ी लंबा है, तो कई पार्ट में होगा। सेकंड पार्ट आज कंप्लीट हो चुका है। तो आशा है कि आपको इसका ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स को अपने, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो होगा थर्ड पार्ट।